जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि यूपी पुलिस के अंदर एसआई और एएसआई की भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस की तरफ से एसआई और एएसआई की भर्ती आ चुकी है। तो अगर आपका भी सपना था कि आप एसआई या फिर एएसआई बने, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। 2024 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आ रहा है। आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कीजिए ताकि इस बार 2024 के अंदर आप एसआई या फिर एएसआई बन जाएं। तो दोस्तों, चलिए इस भर्ती के बारे में हम सब कुछ डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, आप फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कितना फीस देना होगा, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपने स्क्रीन पे चल के इसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की टोटल पोस्ट देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट पे भर्ती आई हुई है। तो अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 921, मतलब कि 921 पदों पर कुल भर्ती कराई जानी है। इस 921 को फर्दर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 3 पोस्ट है, जैसे कि यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल एक पोस्ट है, यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क एक पोस्ट है और यूपी पुलिस एएसआई अकाउंटिंग एक पोस्ट है। 3 पोस्ट है इसके अंदर। इन तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि इसके लिए 268 दिया गया है, यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क के लिए 449 सीट दिया गया है और यूपी पुलिस एएसआई अकाउंटिंग के लिए 204 सीट कुल दिया हुआ है। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया इन सीटों को भी जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में और एसटी में। इसको देखते हैं। तो जैसे दोस्तों, यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल जो है, इसके अंदर जनरल वालों के लिए 114 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 71 सीट है, एससी कैंडिडेट के लिए 54 सीट है और एसटी कैंडिडेट के लिए 4 सीट कुल है। तो ये हो गया। उसी तरीके से यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क का जो पोस्ट है, इसके लिए जनरल वालों के लिए 186 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 43 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 120 सीट है, एससी कैंडिडेट के लिए 93 सीट है और एसटी कैंडिडेट के लिए 7 सीट है। अगर हम बात करें एएसआई अकाउंटिंग के लिए, तो इसमें जो है जनरल वालों के लिए 88 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट है, ओबीसी के लिए 53 सीट है, एससी के लिए 42 सीट है और एसटी के लिए कुल सीट है 2। तो ये बात हो गई टोटल पोस्ट की, कुल कितनी पोस्ट आई हुई है, उसको फर्दर किस पोस्ट के लिए कितना डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरी में कितना सीट जो है रखा गया है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को कि कौन कौन सी डेट जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है इस एग्जाम को लेकर। तो अप्लीकेशन बिगिन जब से होगा, मतलब जब से आप इस फॉर्म को भरना शुरू कर पाएंगे, वो डेट है 7 जनवरी 2024, मतलब कि 7 जनवरी 2024 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है वो 28 जनवरी 2024 होने वाली है, मतलब कि आप इस फॉर्म को 28 जनवरी 2024 तक ही भर पाएंगे। आप कोशिश ये करिएगा कि आप इससे पहले भर लें, क्योंकि ये लास्ट डेट होने वाली है। अगर हम एग्जामिनेशन फीस पेड करने की लास्ट डेट की बात करें, कब तक आप एग्जामिनेशन फीस पेड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी लास्ट डेट दी हुई है 28 जनवरी 2024, मतलब कि जब आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसी दिन आपका जो है फीस पेड करने का भी लास्ट दिन रखा गया है। अगर हम बात करें कि अगर आप एग्जाम में कोई करेक्शन, मतलब एग्जाम फॉर्म में कोई करेक्शन, ये गलती हो जाती है, तो आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो करेक्शन के लिए लास्ट डेट जो है वो 30 जनवरी 2024 दी है। अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो आप उसको 30 जनवरी 2024 से पहले जो है सुधार लें, ताकि आपकी गलती ना रह जाए। अगर एग्जाम डेट की बात करें हम, तो एग्जाम डेट का भी कोई शेड्यूल नहीं है, ये शेड्यूल के रिगार्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, मतलब कि कुछ क्वालिफिकेशंस होगा इसके लिए, सभी लोग तो भर नहीं पाएंगे। तो जो एएसआई कॉन्फिडेंशियल है, जिसके लिए कुल सीट है 268, इसमें जो है आप पहली बात ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ आप 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कर सकते हैं इंग्लिश में। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो है 80 वर्ड पर मिनट चाहिए और ओ लेवल का आपके पास एग्जाम पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, एएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। अगर हम बात करें एएसआई क्लर्क के लिए, जो पोस्ट आई हुई है 449, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये रखी गई है आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा, आप 25 वर्ड पर मिनट टाइप कर पाते हैं हिंदी में और तीसरा जो है 35 वर्ड आप पर मिनट इंग्लिश में टाइप कर पाते हो और एग्जाम ओ लेवल एग्जाम सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो आप इसको भर सकते हैं। अगर हम बात करें एएसआई अकाउंटिंग के लिए, जो तीसरी पोस्ट है, तो इसके लिए कुल सीट है 204 और इसमें जो ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है
ये स्पेशली बीकॉम के अंदर मांगे, मतलब कि अगर आपने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ही आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग आपका 15 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और आपके पास ओ लेवल एग्जाम पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें इंग्लिश टाइपिंग नहीं रखा गया है। तो ये कुल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी जो आपको जरूरी थी जानना। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या रखी गई, कि एज क्या लिमिट है। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आप इस फॉर्म को जो भर सकते हैं उनके लिए एज लिमिट रखी गई 21 से 28 साल। मतलब कि अगर आप 21 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। अगर डेट की बात करें तो 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ और है कि फॉर SC ST एंड OBC 5 ईयर एज रिलैक्सेशन गिवन, मतलब कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है उनके लिए जो कि SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं या फिर OBC कैटेगरी के हैं। तो मतलब जो मैक्सिमम है 28 साल, ये SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए और OBC के लिए कितना हो जाएगा, OBC के लिए कितना हो जाएगा टोटल आपका 33 साल। मतलब कि आप 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सिर्फ किनके लिए है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं और ये फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। मतलब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी रखी गई है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप मेल हैं और अगर आपका कैटेगरी है जनरल, OBC, SC या फिर EWS, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो रनिंग मांगी गई है वो 28 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर, मतलब कि 4.8 किलोमीटर की कुल रनिंग चाहिए 28 मिनट के अंदर। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप अपनी तैयारी को जो है, अगर नहीं दौड़ सकते हैं तो आप दौड़ना शुरू कीजिए और इतना दौड़ सकें आप 28 मिनट के अंदर। और अगर आप मेल हैं ST कैटेगरी के अंदर तो आपका हाइट चाहिए 156 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में। ये देखिए जनरल वालों के लिए क्या था, जनरल, OBC और SC और EWS के लिए 163 था। यहाँ पे आपकी हाइट 156 रखी गई है। चेस्ट जो है उनके लिए 77 से 82 था। ST कैटेगरी के लिए जो रखा गया है वो 75 से 80 रखा गया है। रनिंग सेम रखा गया उनके लिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो ये देखा हमने। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स का, कि अगर आप फीमेल हैं और आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी से आती हैं तो जो आपका हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, मतलब कि 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का कोई वो नहीं रखा गया है। और जो रनिंग रखा गया है वो है 16 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर, मतलब कि आपको 16 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 2.5 किलोमीटर आप मान के चलिए आप दौड़ लें 16 मिनट के अंदर। हम बात कर लेते हैं अगर आप फीमेल हैं और ST कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 145 सेंटीमीटर और चेस्ट के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। रनिंग सेम रखा गया है 16 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर। तो ये हमने देखा कि कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे एक चीज और जो नोट में आपको देख लीजिए, यहाँ पे मतलब कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक चीज मैंडेटरी रखा गया है कि 40 kg उनका वेट होना चाहिए तभी वो इस फॉर्म को भरे, अन्यथा ना भरे, क्योंकि 40 kg वेट यहाँ पे नेसेसरी रखा गया है। तो ये हमने देख लिया फिजिकल एलिजिबिलिटी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो कैसा होगा, उसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, क्या कुछ कैसे है। तो सबसे पहली बात कि आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब कि आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा ये कंप्यूटर पे। तो पहला चीज ये कि आपको पेपर जो है ऑनलाइन कंप्यूटर पे देना है। दूसरा, उस पेपर के अंदर कुछ सब्जेक्ट होंगे 4, मतलब टोटल सब्जेक्ट 4 होंगे। कौन कौन से होंगे अभी हम आगे देखते हैं। टोटल मार्क्स होगा 400 का, टोटल क्वेश्चन होंगे 200 और 2 क्वेश्चन का एक, मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। और टाइमिंग जो होगी आपकी होगी 2.5 घंटे की, मतलब कि 2.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ें आपको एक चीज ध्यान देना है वो ये कि आपका 35% मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। अगर आपका सभी सब्जेक्ट के अंदर, चारों सब्जेक्ट के अंदर 35% मार्क्स है तो ही आप पास होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और ओवरऑल जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए 40%, मतलब कि आपको चारों सब्जेक्ट मिला कम से कम 40% आप गेन कर लें तभी आप पास होंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे। मतलब कि पर सब्जेक्ट 35% मार्क्स आपको लाना है और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लाना है, तो आप पास माने जाएंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। टोटल सब्जेक्ट थे 4, तो चारों कौन कौन से थोड़ा समझते हैं। पहला है जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर में से कोई एक, जनरल हिंदी और कंप्यूटर में से कोई एक, तीसरा है मैथ और चौथा है रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट टोटल होंगे, सब 100-100 नंबर के होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब 100-100 नंबर के हैं। सामान्य हिंदी या फिर कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी या फिर सामाजिक विषय मतलब करंट अफेयर्स,
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ये जो है मतलब 4 सब्जेक्ट होंगे। अब दोस्तों बात यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आपको जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर को तैयार करना है तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूँ, जिसके तहत आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके रखा है। आप उस बुक से अगर पढ़ेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका कवर हो जाएगा। चलिए उस बुक के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों ओसवाल बुक्स की तरफ से ये बुक है। ओसवाल बुक इसका जो है इसको पब्लिश करता है। यह है जनरल नॉलेज की हैंडबुक, मतलब कि जनरल नॉलेज की हैंडबुक है। इसका दोस्तों कास्ट आपका ज़्यादा नहीं, 99 रुपीज़ केवल है। तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं आसानी से। बट यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि ये केवल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट है कि इंग्लिश मीडियम वाले इसको परचेज कर सकते हैं। और ये 2024 एग्जाम के लिए, मतलब कि जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक जो है बेस्ट होने वाली है। अब थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो देखिए आपका करंट अफेयर्स आपका दिया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी दिया हुआ है, जियोग्राफी दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी दिया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, एंड स्टैटिक जीके दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको इतने सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर जो दिया हुआ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सब कुछ मतलब आपको समझाया गया है, फिगर भी उसका दिया हुआ है, तो आप इसके तहत आसानी से समझ पाएंगे। और स्टैटिक जीके आप देख सकते हैं, जो स्टैटिक जीके दिया हुआ है इसके अंदर क्या कुछ कैसे दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही जो है इस बुक के अंदर होगा। इसे देखिए मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है वो देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे सब टॉपिक जो है पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको बताया गया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से भी कुछ कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। ये तो बात हो गई उनके लिए जो कि जिनको कोई कम टाइम में कवर करना है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम और है तो देखिए आप यहाँ पे एक दूसरी बुक भी इनकी तरफ से आती है, ओसवाल बुक्स की तरफ से, जनरल नॉलेज की डाइजेस्ट बुक। ये थोड़ा महंगा आता है, 149 का आता है। वो जो है आपका टोटल था 100 रुपीज़ का, ये 149 का है। ये भी 2024 स्टूडेंट के लिए है, ये भी इंग्लिश मीडियम का है। थोड़ा सा इस बुक के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है ये पेज नंबर 5 से लेके 48 तक दिया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री यहाँ भी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब कि सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप करंट अफेयर्स जो दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ऐसी एक बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काम अच्छा करके रखा है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये बुक है, तभी मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, अन्यथा मैं आपको नहीं करता रिकमेंड। तो आप ऐसी बुक परचेज कर सकते हैं। इसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट कि इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए हमें कितना फीस देना होगा। मतलब कि आप जब एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो आपको कुछ फीस भी देना होता है। तो फीस है टोटल 400 रुपीज़। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, चाहे EWS के हों, चाहे OBC कैटेगरी से हों, चाहे SC कैटेगरी से हों, चाहे ST कैटेगरी से हों, उससे कोई मतलब नहीं है। सबके लिए फीस रखा गया है 400 रुपीज़। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी थी इस एग्जाम से रिलेटेड। तो बस दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही था। हमने सब कुछ डिटेल में समझने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों अब हमने इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने देखा कि एज रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है, कितना पोस्ट आया हुआ है, इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, आप फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व रखा गया है, साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कितना फीस देना होगा, सब कुछ हमने डिटेल में देखा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा समय समय से आती रहती है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।